प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 10 व्रत को अध्ययन कराने के लिए आज प्रथम कक्षा में उपस्थित हूँ। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय को अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु हैं: व्रत क्या है, व्रत क्या होता है, व्रत से ही संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं, स्थिर बिंदु किसे कहते हैं, क्या होता है जानेंगे। जीवा क्या होती है, व्रत के संबंध में जीवा क्या होती है उसको जानेंगे। चाप क्या होता है, व्रत खंड क्या होता है। इन सब शिक्षण बिंदुओं की सहायता से व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, इस प्रमेय का हम अध्ययन कराएंगे। इस प्रकार से हम क्रमबद्ध तरीके से इस कक्षा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चले। प्रथम शिक्षण बिंदु हमने लिया है व्रत क्या है। व्रत के संबंध में व्रत की परिभाषा को समझेंगे। व्रत क्या होता है, व्रत एक समतल आकृति होती है। व्रत क्या होता है, व्रत एक समतल आकृति होती है। आपने देखा होगा व्रत को हमने लिखा है व्रत इस प्रकार से। ये आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पहिया किस प्रकार का होता है, वो वृत्ताकार होता है और उसमें इस तरह से एक केंद्र बिंदु होता, ओ बिंदु होता, उसी से सब जुड़े होते हैं। ये हमने P1, OP2, O ये बिंदु दिए हैं। ये क्या कहलाता है, आपने देखा भी होगा, ये वृत्ताकार होता है और ये साइकिल का पहिया इसी प्रकार का होता है। दूसरा हमने उसका उदाहरण दिया है व्रत का। घड़ी आप देखते हैं कि घड़ी में इस तरह से क्या बनी होती है, गोलाकार आकृति में। अधिकांश घड़ी आपने देखी होगी किस तरह की होती है, वृत्ताकार आकृति में होती है। उसके साथ सुइयां इस तरह से क्या करती रहती है, गति करती रहती हैं। आपने देखा होगा एक सुई 3 पे हो और एक सुई 9 पे हो तो एकदम सुई कैसी होती है, 180 अंश का कोण बनाती हुई दिखती है आपको। इस प्रकार से 1 रुपए का सिक्का जो होता है आपने देखा होगा, वो भी इस तरह का कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। व्रत की आकृति अर्थात व्रत को क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। क्या व्रत एक बिंदु से ही बनता है, व्रत एक बिंदु से नहीं बनता है। हमने दिखाया कि आपको P1 फिर दूसरा बिंदु P2 अर्थात इस तरह से ये चक्र के रूप में गोलाकार वृत्तीय आकार में ये सभी बिंदु हैं। तो हमने व्रत की परिभाषा को इस प्रकार लिया है। व्रत की परिभाषा ये है, एक तल पर, हमने अभी आपको बताया व्रत की आकृति कैसी होती, एक तल की होती है। एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह, सभी बिंदु कौन से हमने दे, बिंदु है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10। ये क्या है, इसके बिंदु हैं। बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु O, अब स्थिर बिंदु O, स्थिर बिंदु O, ये वह स्थिर बिंदु है, O से स्थिर दूरी पर स्थित हो। स्थिर दूरी अर्थात वो दूरी कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अर्थात परिध पे कोई बिंदु ले जो कैसा हो, स्थिर हो, स्थिर हो, व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। अर्थात व्रत की परिभाषा, एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह, ये बिंदु दिए हैं P1 से लेकर P10 तक, कैसे हो, जो तल के एक स्थिर बिंदु, तल का स्थिर बिंदु ये है, यहां से इनकी दूरी कैसी है, स्थिर है। इन दूरियों को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। स्थिर बिंदु O से स्थिर दूरी स्थित हो, पर स्थित हो कोई बिंदु
जैसे P1, P2, P3 इस तरह से ये बिंदु स्थित हो तो क्या कहलाते हैं? वो वृत्त कहलाते हैं, वो सर्कल कहलाते हैं। इस प्रकार से वृत्त की परिभाषा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब स्थिर बिंदु क्या होता है? स्थिर बिंदु कहाँ पे होगा? स्थिर बिंदु ये होगा आपका, कहाँ होगा? ये वाला स्थिर बिंदु। इस बिंदु को किसी भी दिशा में आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु कहते हैं। स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? स्थिर बिंदु का नाम क्या दिया है? देखो हमने यहाँ पर स्थिर बिंदु O दिया है। ये स्थिर बिंदु, ये है आपका वृत्त गोला, और इसका स्थिर बिंदु क्या है? O है। तो स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? O एक स्थिर बिंदु जिसे, यह है स्थिर बिंदु जिसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो बिंदु स्थिर होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और केंद्र कहां होगा? केंद्र वृत्त के अंदर होगा, केंद्र वृत्त के अंदर होगा। अर्थात केंद्र को कैसे ज्ञात करते हैं? प्रकार की सहायता से उसकी नोक को पेज पर रखकर, सतह पर रखकर पेंसिल की सहायता से वृत्त की रचना करते हैं। इस प्रकार से अब वृत्त की रचना क्या ऐसी हो जाती है? तो वृत्त की रचना को लेने के लिए हम एक स्थिर दूरी लेते हैं, एक स्थिर दूरी लेते हैं, प्रकार में दूरी को भर लेते हैं। उस स्थिर दूरी को क्या कहते हैं? उस स्थिर दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उस स्थिर दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वो स्थिर दूरी कहां से कहां तक होगी? वो स्थिर दूरी वृत्त के केंद्र और परिधि पर लिया गया बिंदु, वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। हमने परिभाषा को इस प्रकार से परिभाषित किया है, वृत्त के केंद्र O, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र O से परिधि ये क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये सब इसकी बार बार जितना दिख रहा है आपको, ये इसकी परिधि कहलाती है। परिधि स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। सभी बिंदु क्या है? स्थिर बिंदु है। और वृत्त स्थिर दूरी, और ये क्या है? स्थिर दूरी है। इस स्थिर दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसको रेडियस कहते हैं। इस प्रकार से त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई? वृत्त के केंद्र O से परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु तक खींची गई स्थिर दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। आगे बिंदु है जीवा। ये सभी वृत्त से संबंधित है। जीवा क्या होती है? इसे इंग्लिश में कॉर्ड्स कहते हैं। किसी वृत्त की परिधि को हमने परिभाषित बताया था आपसे। ये क्या है वृत्त की? ये चारों ओर, यदि कोई बच्चा इस गोले के चारों ओर दौड़ता है तो उसका अर्थ यह है कि उसकी ये परिधि के, गोले की परिधि पे दौड़ता है। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, वो दो बिंदु कहीं पे भी हो सकते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। मान लिया हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P और यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया Q, ये परिधि पर बिंदु होंगे इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगी? ये PQ इसकी क्या कहलाएगी? ये इसकी जीवा कहलाएगी। क्या होगी? जीवा। वृत्त की परिधि पर ही होना चाहिए, अर्थात वृत्त के अंदर भी नहीं होने चाहिए और वृत्त के बाहर भी नहीं होना चाहिए। नहीं यहाँ पे आप कहें एक यहाँ बिंदु ले लें, यहाँ बिंदु ले लें, तो ये क्या कराएगा? ये जो बिंदु होगा PQ, ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे। इसलिए जीवा को कैसे लिखते हैं? जीवा दो बिंदु होंगे, वो P और Q इस प्रकार से ले कि उनकी परिधि पर ये बिंदु स्थित होने चाहिए। तो इस प्रकार से जीवा को आप पहचान लेंगे, परिभाषित भी कर लेंगे। किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब देखिए यहाँ ये इसका क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु कहलाता है। ये जीवा जो है केंद्र बिंदु से नीचे है। अब हम ले रहे हैं जीवा को यहाँ से ले रहे हैं, P यहाँ मान के चले, ये P यहाँ है और Q यहाँ है, तो यहाँ से जब गुजार दे तो आप देखेंगे कि ये जो कहलाएगी POQ, ये क्या कहलाएगी? ये वृत्त की
जीवा नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी वृत्त का व्यास। अर्थात इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे यहां पर हमने ए बिंदु ले लें यहां पर, और यहाँ बी बिंदु ले लें, और यहां से केंद्र से होकर यदि निकाल गुजरती है तो इसको कैसे कहेंगे, ए ओ बी। यह वृत्त का क्या है, व्यास है। अर्थात सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, व्यास है। बच्चों याद रखना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास कहलाती है। व्यास को हमने परिभाषित करने के लिए यह लिखा है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वह जीवा जो वृत्त के कहां से होती है, केंद्र से होकर जाती है, अर्थात ओ से होकर जाती है, व्यास कहते हैं। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की जीवा सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। व्यास का सूत्र क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। अर्थात त्रिज्या और व्यास में संबंध स्थापित करें तो व्यास त्रिज्या का कैसा होगा, 2 टाइम 2 गुना होगा। तो इस तरह से व्यास आप पहचान भी लेंगे और उसको समझ भी सकते हैं। अब अगली परिभाषा है चाप। चाप क्या होता है, प्रकार की सहायता से आपने देखा होगा जब किसी बिंदु का किसी रेखा का समद्विभाजन करते हैं तो आप एक चाप ऊपर लगाते हैं, चाप नीचे लगाते हैं। चाप लगाने का जो प्रोसेस है वो आपने देखा होगा, अर्धवृत्त लगाते हैं तो क्या कहलाते हैं, चाप कहलाते हैं। अर्धवृत्त बनता है वो चाप के आकार का बनता है। तो यहाँ पर किसी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं, मान लिया आपने 2 बिंदु ले लिए, P और ले लिया, एक ले लिया Q, P और Q 2 ले लिए, 2 भागों में इसको हम मिला दें, यहां पर हम मिला दें तो आप देखते हैं कि वृत्त के 2 भाग बन जाते हैं। एक भाग ये ऊपर वाला भाग और एक भाग नीचे वाला। अब यहां से आप नंबर 1 और नंबर 2 भागों में वृत्त डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया। तो इसमें से प्रत्येक भाग एक चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, नंबर 1 भी चाप कहलाएगा, नंबर 2 भी चाप कहलाएगा। हमने आपको पहले बताया था चाप अर्धवृत्ताकार होते हैं। तो अब आप यहां से परिभाषित करने के साथ साथ यहां समझ भी लीजिएगा कि एक भाग छोटा है और एक भाग बड़ा है। छोटा भाग क्या कहलाएगा, छोटा भाग कहलाएगा लघु चाप। क्या कहलाएगा, नंबर 1 लघु चाप, लघु चाप कहलाता है। लघु चाप का नाम क्या होगा, PQ। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, PQ और इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं, ये कहलाएगा लघु चाप। अब ये बड़ा वाला ये है, इसके हमने एक बिंदु यहां पे मान लें R। तो नंबर 2 दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। दीर्घ चाप का नाम कैसे लिखेंगे, PRQ, PRQ। और लिखते कैसे हैं, PRQ। इसके R क्या है, यहां पे R हमने एक बिंदु लिया है, P और Q का मध्य बिंदु है R, जिसको हम PRQ कहते हैं। अर्थात चाप 2 प्रकार के, एक चाप होता है लघु चाप जिसे आप देख रहे हैं, ये छोटा सा चाप है, और एक होता है दीर्घ चाप जो बड़ा चाप है। आप चित्र के माध्यम से आप पहचान भी सकते हैं कि कौन सा लघु चाप होगा, कौन सा दीर्घ चाप होगा, इसको आप पहचान भी लेते हैं। अगला बिंदु है परिधि। परिधि क्या होती है, परिधि संपूर्ण वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। इसको परिमाप भी कह सकते हैं। यदि यहां से ये मान लीजिए वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु ए है और इस बिंदु को यहां से कट कर दिया जाए, यहां से काट दिया जाए तो किस तरह का बन जाएगा, इस तरह से। तो इसको क्या कहेंगे, लंबाई के रूप में भी इसको नाप सकते हैं। अर्थात इसकी परिधि की परिभाषा है संपूर्ण वृत्त की लंबाई को परिधि या वृत्त का परिमाप कहते हैं।
वृत्त की परिधि का जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा पाई इंटू 2r। पाई इंटू 2r का अर्थ क्या है? पाई इंटू 2r। AOB अभी हमने बताया था, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं व्यास कहते हैं। व्यास को d से प्रदर्शित करें तो परिधि का सूत्र होगा पाई इंटू d। इस तरह से ये परिधि की परिभाषा हुई। और परिधि है क्या? ये परिधि है, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से चले तो ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के चारों ओर का स्थान क्या होगा? परिधि होगा। अगला बिंदु है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त का खंड, सेगमेंट। लाइन नहीं होती, लाइन सेगमेंट होता है, ऐसे ही वृत्त का खंड। वृत्त का खंड क्या होता है? जीवा तथा प्रत्येक चाप। चाप को हमने अभी परिभाषित किया था। चाप जब लगाते हैं तो अर्धवृत्ताकार स्पेस होती है जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य। जीवा क्या है? PQ एक जीवा है। प्रत्येक चाप, यहाँ पे चाप कितने हैं? एक PQ ये चाप है और PQ ये चाप है। आप देख रहे हैं कि वृत्तीय क्षेत्र, इसका एक ऐसा क्षेत्र है, वृत्तीय क्षेत्र है या वृत्तखंड कहते हैं, इसे वृत्तीय क्षेत्र भी कहें या वृत्तखंड भी कह सकते हैं। यह दो प्रकार का होता है। आपने देखा कि यहाँ पे एक लघु वृत्तीय वृत्तखंड होगा। कैसा होगा? लघु। ये लघु माने छोटा, लघु वृत्तीय खंड, वृत्तीय खंड होगा, खंड ये वाला, ये। और ये होता है दीर्घ वृत्तीय खंड। इस प्रकार से वृत्तखंड दो प्रकार के हुए, एक होता है लघु वृत्तखंड और एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। दोनों को आप देख के भी बता सकते हैं कि कौन सा लघु वृत्तखंड होगा, कौन सा दीर्घ वृत्तखंड होगा। अगली परिभाषा है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्या के द्वारा बना हुआ खंड भाग, उसे त्रिज्याखंड कहेंगे। केंद्र को, वृत्त का केंद्र ये है, हमने ये केंद्र वृत्त का है। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने पर केंद्र और चाप को हमने बताया अर्धचंद्राकार होती है। चाप हमने इस तरह से, ये चाप के दोनों सिरों को हमने मिला दिया वृत्त के केंद्र से, अर्थात A और B से केंद्र को मिला दिया। तो क्या देखते हैं? सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच का क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। बीच का क्षेत्र, ये बीच का क्षेत्र ये होगा, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। यहाँ पे भी देखें कि आपका वृत्त दो भागों में विभाजित हो गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2। नंबर 1 को आप ध्यान से देखें तो एक त्रिज्याखंड कैसा आएगा? लघु माने छोटा। तो नंबर 1 लघु त्रिज्याखंड, एक लघु त्रिज्याखंड आ गया। और नंबर 2 एक दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। इस प्रकार से त्रिज्याखंड कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, एक लघु त्रिज्याखंड और एक दीर्घ त्रिज्याखंड। इस प्रकार से त्रिज्या के खंड प्राप्त होते हैं। वृत्त के इन्हीं सब भागों के आधार पर परिभाषा आपकी स्पष्ट हो जाती है विभिन्न प्रकार के बिंदुओं के द्वारा। अब हमने अगला बिंदु प्रमेय लिया है। आपने वृत्त की परिभाषाओं से देखा, ये प्रमेय है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। वृत्त है एक, उनकी जीवाएं हैं और केंद्र पर कैसा कोण? बराबर कोण बनाती हैं। उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इस तरह से एक दिया है, एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। यहां पर हमने वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। देख रहे हैं आप, वृत्त का केंद्र O है।
और उसकी जीवाएं अर्थात दो जीवाएं हैं, जीवा ए बी और जीवा सी डी। जैसा कि आप पहले से जीवा के बारे में जान चुके हैं। तो जीवाएं होगी ए बी और सी डी, ये दिया हुआ है दो जीवाएं। अब केंद्र पर जो दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दो जीवाएं हैं, तो क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ए ओ बी ये एंगल बनेगा, ये कोण बनेगा, ये होगा सी ओ डी के बराबर होगा। ये बराबर कोण आंतरित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ए ओ बी और सी ओ डी में त्रिभुज है ए ओ बी, ये त्रिभुज बना नंबर 1, नंबर 2 बना सी ओ डी। दो त्रिभुजों में आप देखें कि क्या क्या चीजें इसमें बराबर हो आती हैं, तो उनको हम यहां पर देखेंगे। तो देखें कि हमने लिखा ओ ए इजिकल टू ओ सी, ओ ए ये और ओ सी, इसको क्या कहेंगे, ओ ए और ओ सी दोनों ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। दोनों ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। वृत्त में ये त्रिज्याएं कैसी हैं, एक दूसरे के बराबर है, अर्थात एक ही केंद्र से निकली हुई दोनों दूरियां हैं ओ ए और ओ बी, अर्थात ओ ए इजिकल टू ओ डी या ओ सी। ओ ए या ओ सी सभी दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं, चाहे ओ ए ले लें, चाहे ओ डी ले लें, चाहे ओ सी ले लें। तो यहां पर हमने ये सिद्ध किया है ओ ए इजिकल टू ओ सी, ओ ए इजिकल टू ओ सी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दोनों ही क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। दूसरा बिंदु लिया है ओ बी इजिकल टू ओ डी, ओ बी इजिकल टू ओ डी। इनको आप बता सकते हैं ये क्या है, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, अर्थात ओ बी इजिकल टू ओ डी आपस में कैसी होंगी त्रिज्याएं, वृत्त में दोनों ओ बी ले की और ओ डी की दूरी कैसी होगी, आपस में बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहां पर ओ बी इजिकल टू ओ डी लिखा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब ए बी इजिकल टू क्या होगा, सी डी। ए बी इजिकल टू सी डी ये कैसे होगा, ये ए बी इजिकल टू सी डी इसलिए होगा क्योंकि एक ही वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, केंद्र से उनकी दूरियां कैसी हैं, बराबर हैं, और एक ही वृत्त में चूंकि दोनों जीवाएं बनी हुई हैं इसलिए केंद्र से उनकी दूरियां भी समान हैं, अर्थात यहाँ पे ए बी इजिकल टू सी डी होगा। इस प्रकार से हमने देख लिया कि भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई, ओ ए इजिकल टू ओ सी हो गई और ओ बी इजिकल टू ओ डी हो गई, ओ डी ये हो गई। और ये भुजा ए बी इजिकल टू सी डी होगी, ये लाइन सेगमेंट है, अर्थात ये आपको दिया हुआ है प्रमेय के अंतर्गत। अर्थात जब तीन स्थितियां जब बराबर हो जाएंगी तो आप कहेंगे ए कोण ए ओ बी इजिकल टू कोण सी ओ डी, अर्थात दोनों कोण आपस में ए ओ बी कोण इजिकल टू कोण सी ओ डी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हमने यहाँ लिखा है जब बराबर होते हैं तो क्या कहते हैं, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट होगा, समरूप होगा, क्या होगा, त्रिभुज सी ओ डी ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। क्यों होंगे, ये एक साइड अर्थात तीनों की साइडें कैसी हैं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं,
समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कोण ए ओ बी इजिकल टू हमने लिखा बराबर होगा कोण सी ओ डी, अर्थात यह सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के अनुसार यह प्रमेय यह ओ कोण इस कोण के बराबर सिद्ध होता है। इस प्रकार से हम व्रत की प्रथम प्रमेय को हमने सिद्ध किया। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज जो हमने आपको पाठन कराया है, पढ़ाया है, उसी के संदर्भ में अब हम मूल्यांकन के तौर पे आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं। इनका आप अध्ययन करके इनके उत्तर को आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, व्रत क्या है? हमने आपको बताया था व्रत के बारे में, चित्र सहित समझाया था व्रत क्या है, उसको आप लिखेंगे। नंबर 2, व्रत की आकृति किस प्रकार की होती है? व्रत को आप देखते हैं तो व्रत की आकृति को हमने आपको समझाया भी था कि व्रत की आकृति किस प्रकार की होती है, लिखेंगे आप। प्रश्न नंबर 3, एक व्रत की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, व्रत बनाएंगे, व्रत की त्रिज्या को लेंगे 4 सेंटीमीटर, उसका व्यास ज्ञात करेंगे। उसका व्यास, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, आप उसको यहाँ पर प्रश्न को लिखेंगे, उसके उत्तर को। प्रश्न नंबर 4 है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसको आप चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से हमने समझाया भी था, आप भी उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्रत की जीवा होती है, वो सबसे बड़ी जीवा कहाँ पर होती है और उसका नाम क्या है, हमने आपको समझाया था। उसी के संदर्भ में हमने ये प्रश्न दिया है कि सबसे बड़ी जीवा का नाम लिखेंगे और चित्र के द्वारा उसे प्रदर्शित भी करेंगे। आशा करता हूं इन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया है और आपको दैनिक जीवन में व्रत से रिलेटिव बहुत सी समस्याओं से जूझना भी पड़ता है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल करेंगे। अगली कक्षा के लिए हम आपको स्वाध्याय के लिए छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों को यदि किसी व्रत से जीवा पर, यदि कोई व्रत है और व्रत की जीवा पर डाला, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने भागों में विभाजित करता है, इसका अध्ययन करके आएंगे, स्वाध्याय करेंगे। इस पे हम किसी व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इस प्रमेय को हम आपको समझाएंगे। इसी पर कुछ प्रश्न भी होंगे, उन प्रश्नों का हम हल भी कराएंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का या इन विषय का अध्ययन करके आएंगे। आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करेंगे और स्वाध्याय करके भी आएंगे। आज की क्लास का यही समापन होता है। जय